नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का है, एलपीपी। इसके हम ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड के बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रखे हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलपीपी हमको दे रखी है मैक्सिमम 2x माइनस 3y, मैक्सिमम इक्वल टू 2x माइनस 3y, ये अपने को दे रखी है। और फिर बाद में इसका जो कॉन्स्टेंट्स या प्रतिबंध होते हैं वो अपने को दे रखे हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका क्या हल होगा? तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमें ये दो वेरिएबल में एक्स और वाई में है, तो दो वेरिएबल तक को तो अपन किससे ये जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे 12th क्लास में है। और सिंप्लेक्स मेथड ये अपने ग्रेजुएशन का हो गया, बीएससी का हो गया टॉपिक। तो ये दो वेरिएबल में है तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लिखेंगे, और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये असमीका लगा रखी है इसको हटा देंगे, सिंपल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे और कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक बार एक्स ज़ीरो रखा, वाई ज़ीरो रखा, एक्स 1 या वाई 1 इस तरीके से रख करके और हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के बाद अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इससे तो हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इससे हमारी ये लाइन बन रही है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, इससे अपनी ये लाइन बन रही है। अब हमें चेक करना है कि जो अपना रीज़न होगा, जो फिजिबल रीज़न या अपने को निकालना है वो किस तरफ होगा। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, ये हमारा जो इक्वेशन है, अपने जिसकी इक्वेशन बनाई, ये क्या प्रतिबंध क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो अब ये जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली जो लाइन है, तो इस पे देखते हैं ये जो हमारा मूल बिंदु है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं वो चेक करेंगे कि ये एक्स प्लस वाई है, इसमें एक्स वाई की जगह 0 0 रखा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 लेस देन है 1 से, तो ये अपनी कैसी कंडीशन हो गई, सही कंडीशन हो गई। तो सही कंडीशन हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अपना ये वाला जो मूल बिंदु है ये इस तरफ आएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको अपना रीज़न बता दिया कि इस तरीके का रीज़न हो जाएगा। अब फिर बाद में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इसके लिए क्षेत्र निकालेंगे कि किस तरफ होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही जो हमें प्रतिबंध दे रखा है वो चेक करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन 2। तो इसमें 0 0 का चेक करेंगे कि मूल बिंदु इस तरफ होते हैं कि नहीं होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 0 ग्रेटर देन 2, तो ये तो गलत बात हो गई, 0 2 से बड़ा है ही नहीं, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु से दूसरी तरफ। तो ये मूल बिंदु से दूसरी तरफ ये अपना हो जाएगा, बाहर की तरफ हो गया। तो अब इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन है ही नहीं तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका हमारा बी आंसर हो जाएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अपना जो अपन ने क्षेत्र निकाला वो कॉमन पार्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और कॉमन पार्ट आता तो फिर बाद में हम क्या करते, वो जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं तो उसके जो परिसीमा होती है वो वाले बिंदु लेते हैं उस क्षेत्र के, और उस बिंदु को, ये जो अपनी मेन लाइन है मैक्सिमम इक्वल टू 2x माइनस 3y, ये जो अपने को दे रखा है उद्देश्य फलन, उद्देश्य दे रखा है, इसके अंदर अपन रख करके चेक करते हैं कि कौन से पे मैक्सिमम है, मिनिमम वगैरह कितने हल हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एलपीपी दे रखा है, इसके प्रतिबंध दे रखे हैं, फिर बोलता है कि प्रथम सिंप्लेक्स सारणी में मुख्य अवयव है। तो ये सिंप्लेक्स मेथड से करना है, क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल है, x1 x2 x3, और क्वेश्चन ही बोल रहा है सिंप्लेक्स मेथड है। अब ये प्रथम सिंप्लेक्स सारणी बोल रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि मुख्य अवयव क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो सिंप्लेक्स मेथड होता है उसके लिए पहला शर्त ये होती है कि जो आपको प्रतिबंध दे रखे हैं वो असमीका के रूप में नहीं होने चाहिए, उनके बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। और जो हमारे जो उद्देश्य आवश्यकता सदिश है, आवश्यकता सदिश यानी जो इक्वेशन आपको दे रखा है, प्रतिबंध दे रखा है, उसके
लास्ट में जो नंबर है उसको आवश्यकता सदिश बोलते हैं। और ये जो आवश्यकता सदिश है ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। दो बात होगी। और जो प्रॉब्लम आपको दे रखा है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो हमेशा मैक्सिमम फॉर्म में होनी चाहिए। और अगर मिनिमम होगी तो हम क्या करेंगे, उस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैक्सिमम में चेंज हो जाएगी। ये हमारे होता है सिंप्लेक्स में मानक, इसको मानक फॉर्म में चेंज करने के लिए रूल हो गया कि सिंप्लेक्स में स्टार्ट करने से पहले ये काम करना पड़ेगा। ये वाली बातें हो गई। तो जो आपको दे रखा है मिनिमम इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो गया। फिर बाद में हम क्या करेंगे, जो आपको ये कांस्टेंट या जो प्रतिबंध दे रखे हैं इसमें देखेंगे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 7 है। तो लेस देन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो हम इसमें एक वेरिएबल जोड़ेंगे जिसे स्लैक वेरिएबल कहते हैं। तो x4 अब मैंने जोड़ दिया, ये अपना स्लैक वेरिएबल होगा। और ये लेस देन है तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्लैक वेरिएबल, कि जब लेस देन होता है तो स्लैक वेरिएबल होता है, जुड़ता है। और जब अपने ग्रेटर देन की कंडीशन होती है तो अपने सरप्लस वेरिएबल को अपन घटाते हैं। इस तरीके का काम करते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों के अंदर लेस देन इक्वल टू था तो दोनों के अंदर ऊपर वाले में तो x4 ये अपना स्लैक वेरिएबल जोड़ा, और नेक्स्ट वाले में x5 ये अपना स्लैक वेरिएबल जोड़ा। उसके बाद थर्ड वाला जो अपने प्रतिबंध दे रखा है, इस प्रतिबंध में भी लेस देन है तो इसमें क्या हो जाएगा, x6 अपना हो जाएगा स्लैक वेरिएबल, इसको जोड़ देंगे। और जो हमारे आवश्यकता सदिश है वो तो सारे पॉजिटिव ही है तो हमें चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये अपना हो गया कि जो मानक रूप हो गया अपन ने उसमें चेंज कर दिया। फिर सिंप्लेक्स जो सारणी बनती है उसमें किस तरीके से लिखा जाता है, सीजे लिखा जाता है। और सीजे क्या है, तो ये अपना जो उद्देश्य फलन है इसके अंतर्गत ये जो वेरिएबल है इनके गुणांक, इनके कोफिशिएंट, x1 का गुणांक -1, x2 का 3, x3 का -2। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अपन ने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जो जोड़े थे, इनका जो गुणांक होता है वो 0 लिख करके और ऊपर उद्देश्य फलन में ऐड करे जाते हैं। ये मैं बात आपको नहीं बताई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये जो अपन ने क्या करे थे, स्लैक वेरिएबल होते हैं, स्लैक या सरप्लस वेरिएबल, इनको उद्देश्य फलन होता है उसमें प्लस करके लिखा जाता है और उसके साथ में कोफिशिएंट क्या आता है, 0 आता है, 0.x4 प्लस 0.x5 इस तरीके से आता है। तो ये सीजे हमारा हो गया उद्देश्य फलन में जो भी कोफिशिएंट है, -1, 3, -2, 0, 0, 0 इस तरीके से हो गया। फिर अब ये बेसिक CB XB और ये B, तो B तो हमारा क्या हो गया, आवश्यकता सदिश हो गया, 7, 12 और 10। तो ये 7, 12 और 10 ये भी अपना आवश्यकता सदिश हो गया। और ये XB यानी बेसिक वेरिएबल, तो कौन कौन से, तो जिससे हमारा क्या बन रहा है, इकाई सदिश बन रहा है। अब बेसिक मैट्रिक्स क्या, तो अब देखते हैं जिसमें इकाई मैट्रिक्स बन रहा हो। अब जो आपने क्या किया था, हमने इसमें x4 क्या जोड़ा था, स्लैक वेरिएबल जोड़ा था x4, तो इसमें नहीं था, दूसरे प्रतिबंध में नहीं था, तीसरे प्रतिबंध में भी नहीं था। तो इनके अगर गुणांक देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 0, 0 इस तरीके का। फिर x5 हमने किस में जोड़ा था, सेकंड वाले प्रतिबंध में जोड़ा था, तो फर्स्ट में तो नहीं था, सेकंड में था, तो उसके अपने क्या हो गए, 0, 1, 0 इस तरीके से आधार मैट्रिक्स निकाल रहे हैं अपन। और फिर बाद में तीसरे प्रतिबंध में अपन ने x6 जोड़ा था तो उसका 1 ये हो गया, बाकी का 0, 0 हो गया। तो ये अपनी क्या हो गई, आधार मैट्रिक्स हो गई। और इसमें आधार मैट्रिक्स अगर नहीं होती है तो अपन क्या करेंगे, फिर बाद में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है वो अपन करके बनाते हैं। बेसिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये बेसिक मैट्रिक्स अपना बन रहा था, ये अपना बेसिक मैट्रिक्स हो रहा है। अब ये जो बेसिक मैट्रिक्स जो बन रहा था इसके वेरिएबल कौन कौन से हो गए, x4, x5, x6, उसको अपन ने यहाँ पे XB के यहाँ पे लिख दिया, x4, x5, x6। और इनकी कोस्ट यानी उद्देश्य फलन में इनका कॉफिशिएंट अपन ने क्या रखा था, 0, 0, तो वो अपनी कोस्ट हो गई यानी CB हो गई, 0, 0, 0 हो गई। इस तरीके से ये मान हो गए। और उसके अलावा फिर ये जो है 3, -2 ये क्या है अपने, ये y1, ये y2, ये y3, यानी क्या है, ये एक तरीके से अपने जो 3 प्रतिबंध दे रखे हैं, पहले प्रतिबंध है
उसके अंदर x1 का गुणांक, x2 का गुणांक, x3 का गुणांक वो है। तो अब इसमें देखिए 3 -1 2, 3 -1 2, और फिर अपना स्लैक वेरिएबल था 1, और फिर बाद में स्लैक वेरिएबल x5 वो तो अपन ने तीसरे में दूसरे प्रतिबंध में जोड़ा था, लेकिन इसमें भी शो करते हैं। तो कैसे +0.x5, तो x4 चौथे वाले पे y4 पे वो ये 1 आ गया, फिर इधर 0, फिर इधर 0। इस तरीके से ये जो हमने ये बनाया है इन सब के x1 y x2 x3 और x4 x5 x6 इनके गुणांकों को लिखते हैं। तो फर्स्ट के प्रतिबंध के गुणांक पहली लाइन में, दूसरे के दूसरी लाइन में, तीसरे के थर्ड लाइन में ये हो जाएगा। तो ये अपनी क्या हो गई, सिंप्लेक्स सारणी हो गई। उसके बाद हम निकालते हैं ZJ माइनस CJ। अब ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं, तो ये कोस्ट दे रखी है ना, इससे जैसे 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 × 3 प्लस 0 × -2 प्लस 0 × -4 ये करेंगे। और ये तो ZJ हो गया, फिर माइनस और CJ की वैल्यू क्या, तो CJ की वैल्यू अपने के ऊपर दे रखी है, -1 दे रखी है, तो -CJ करेंगे। तो इससे अपने क्या हो जाएगा, 0 × 3 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × -4 माइनस -1, तो इससे 1 आ गया। ZJ माइनस CJ की वैल्यू इधर 1 आ गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस y2 वाले कॉलम के लिए, y3 वाले कॉलम के लिए इस तरीके से हम करेंगे। और ये तो ZJ आ जाएगी जब CB और y2, जब CB और ये y2 इनको करेंगे कि 0 × -1 प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 3, फिर माइनस और ये 3 ऊपर वाला CJ में से ये करेंगे। तो इससे जो वैल्यू आ गई है -3। इस तरीके से सबकी वैल्यू हमने लिख देंगे, हर कॉलम के लिए कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि मोस्ट नेगेटिव वाला कौन सा है वो देखेंगे, ZJ माइनस CJ का। अब ZJ माइनस सिंप्लेक्स सारणी में क्या होता है, ZJ माइनस CJ होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तब अपना इष्टतम हल प्राप्त होता है। वरना सारणी को बार बार अपन करके क्रमोन्नत करते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से उसको बनाते रहते हैं आगे। तो हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे जब आएंगे तब। अब इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू अपन ने देख ली -3। अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला था हमें कि प्रथम सिंप्लेक्स सारणी में मुख्य अवयव है। तो ये फर्स्ट टाइम बनाई तो ये प्रथम हो गई, और इसमें सारे क्या हो गए, एक भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए जब ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, कि ZJ माइनस CJ यानी ये वाली जो वैल्यू हमेशा जब ग्रेटर देन 0 होती है तो हम प्रथम सिंप्लेक्स सारणी से फिर दूसरी से तीसरी इस तरीके से बनाना बंद हो जाते हैं। जिस वाली सारणी में ये सब पॉजिटिव होते हैं ZJ माइनस CJ, तो हम उसका बनाना बंद कर देता है। अब इस वाले क्वेश्चन में बोला प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, तो ये अपना फर्स्ट वाली जो बनी इसको प्रथम सिंप्लेक्स सारणी बोलते हैं। इसके अंदर अपने से पूछा था मुख्य अवयव क्या है। तो जिस तरीके से हमने ZJ माइनस CJ निकाल दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन है, तो -3 है। तो -3 वाली कॉलम में देखेंगे ये कौन सा, y2 हो रहा है, y2 हो रहा है, यानी अपना x2 क्या हो गया, प्रवेशी सदिश हो गया। x2 क्या बोलेंगे, प्रवेशी सदिश हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से गोला कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया, प्रवेशी सदिश निकाल दिया, फिर उसको हमने गोला कर दिया। अब प्रवेशी सदिश निकालने के बाद हम करेंगे रेशो निकालेंगे कि CJ का CJI यानी जैसे ये 7 हो गया, 7/-1। अब 7/-1 करेंगे तो ये हमारे क्या आ रहा है, नीचे नेगेटिव आ रहा है। तो नॉन नेगेटिव कि नीचे वाला जो XIJ की वैल्यू लेते हैं ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अब जो CJ है 7/-1, तो इसके लिए तो अपना क्या हो गया, इसके लिए अपन नहीं करेंगे, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे। हमेशा जो रेशो निकालते हैं वो रेशो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो रहा है तो हम उसको लेंगे ही नहीं। अब ये 12/4 इसका रेशो निकालेंगे, 12/4 तो इसका रेशो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। और 10/3 इसका रेशो निकालेंगे तो ये अपना 3 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो देखेंगे कौन सा कम हो रहा है, तो 12/4 इन दोनों का रेशियो सबसे कम हो रहा है। कम कम का ही ध्यान रखना है, कम कम वाले ही लेना है। तो 12/4 का रेशियो कम हो रहा है, तो 12/4, तो 12/4 में नीचे कौन है, 4 है, हर में 4 है, तो 4 अपना क्या हो जाएगा, 12/4 आपने निकाला है तो इसमें मिनिमम वैल्यू आ रही है,
इस वाली हम कॉलम को क्या करेंगे, इसको भी अपन इस तरीके से गोला बना देंगे। अब ये जब रो और कॉलम दोनों इस तरीके से होता है तो बीच में कौन बन रहा है, ये 4 आ रहा है। तो ये 12 में 4 का जब डिवाइड करते हैं अपन, रेशियो निकाल रहे थे, तो नीचे जो 4 होता है, ये 4 अपना क्या होता है, मुख्य अवयव होता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि मुख्य अवयव क्या है, तो ये हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। फिर बाद में देखिए 4th क्वेश्चन, एलपीपी आपको दे रखी है और फिर बोलता है सुसंगत हल ये हो तो आधारी सुसंगत हल। अब एक होता है आधारी हल, एक होता है आधारी सुसंगत हल। तो ये भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम देखते रहेंगे कि ये होता क्या है। ये बोला आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत का मतलब जो आधारी हल भी हो और सुसंगत हल भी हो, वो होता है। अब आपको दे रखा है आधारी अब इस क्वेश्चन में ध्यान देखिए, जैसे 2 वेरिएबल होता है तो हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं, अदरवाइज 2 से ज़्यादा को सिम्प्लेक्स मेथड से करते हैं। अब कभी कभी क्या करते हैं, ये आधारी और सुसंगत हल कैसे निकालते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये अपने को 2 इक्वेशन दे दी और बोला कि x3 को अनाधारी चर लेते हुए आधारी हल है। तो हम क्या करेंगे, x3 को अनाधारी लिया, अनाधारी चर लिया, यानी x3 को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी कि x1 + 4x2 = 3 और 5x1 + 2x2 = 4, इस तरीके से बन जाएगी। और जब इन दोनों को अपन एलिमिनेशन मेथड या फिर जो सब्स्टिट्यूट मेथड होता है जिससे हम समीकरण सॉल्व करते हैं, कोई सा भी मेथड सॉल्व करके हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो x1 की आ गई 5/9 और x2 की आ गई 11/18। तो जो अपन अनाधारी यानी x3 किसी एक को अनाधारी चर मानते हैं, x1 को मानो, x2 को माना या x3 को माना, अनाधारी चर लेते हैं यानी 0 मानते हैं। तो 0 मानेंगे जिससे बाकी के बचे हुए वेरिएबल आ जाएंगे। अब वेरिएबल आने पे देखो, x1 तो क्या है अपना 5/9, x2 क्या है 11/18 और x3 क्या है 0। तो जो आधारी हल होते हैं ना, उनमें देखते हैं कि सुसंगत कौन सा होगा। तो सुसंगत के लिए कंडीशन होती है कि आधारी हो, और आधारी के साथ साथ क्या होना चाहिए कि सुसंगत के लिए कि ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते हुए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जब नेगेटिव नहीं है तो ये अब x1 और x2 की वैल्यू अपने देखी कि ये पॉजिटिव है, और x3 को जब अपन ने अनाधारी चढ़ लिया था तो x1 और x2 की वैल्यू निकाली थी। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गया, ये अपना सुसंगत हल हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब x3 = 0 रख दिया और आपने x1 और x2 की वैल्यू निकाली और कोई नेगेटिव में आ गई, तो हम उसको बोलते कि वो अपना सुसंगत हल नहीं है। तो अब x3 को अपने अनाधारी लिया और x1 x2 को निकाल दिया, तो ये अपना क्या हो गया, आधारी सुसंगत हल हो गया। और अपने से आधारी हल पूछा था तो और क्वेश्चन ने बोला था x3 अनाधारी चढ़ लेते हुए आधारी हल निकालो, तो अपने निकाल दिया। अब ये आधारी सुसंगत यानी जो आधारी भी हो और आधारी कैसे कि x1 को एक बार 0 रख दो या x2 को 0 या x3 को 0। अब ऑप्शन देख करके हमें लग रहा है या फोर्थ वाले में, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, x1 0, ठीक है, एक अनाधारी लेकर के फिर निकाला है, लेकिन ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया यानी सुसंगत तो हो गई नहीं, ये भी नेगेटिव है तो सुसंगत हो गई नहीं। अब पहला और दूसरे में से चेक करना है क्योंकि सारे पॉजिटिव है, तो यानी सुसंगत हो सकते हैं। अब x2 को अपने क्या किया, अनाधारी चढ़ लिया, x2 = 0 रखा, तो x2 = 0 रख के जब सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू 1/2 आई और x3 की वैल्यू 5/2 आई, दोनों पॉजिटिव आई। तो इससे हमारा क्या, कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड वाला आंसर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन देखिए, रैखिक प्रोग्रामर समस्या की इनमें से कौन सी मुख्य आवश्यकता नहीं है, एलपीपी में क्या होना चाहिए। तो अऋणात्मक चर होने चाहिए। अऋणात्मक चर यानी लास्ट में जो कंडीशन देता है ना, x1 > 0, x2 > 0, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है अपने को लास्ट में ये वाला, तो उसके लिए ये चर ही तो है x1 x2 x3। तो एक कंडीशन बोल दी कि ये होना चाहिए, तो सही बात है। फर्म का उद्देश्य विद्यमान होना चाहिए, उद्देश्य तो होना ही चाहिए, उद्देश्य फलन दे रखा होता है z = फिर है समस्या अधिकतम वाली होनी चाहिए, संसाधन सीमित होनी चाहिए। अब थर्ड अपना बोला समस्या अधिकतम होने वाली होनी चाहिए। अगर मिनिमम, हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, मिनिमम में दे रखा है कि मिनिमम = तो मिनिमम को अगर अपन माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा,
तो ये थर्ड वाली बात गलत हो गई कि समस्या अधिकतम वाली होनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मिनिमम में होगी तो अपन उसको मैक्सिमम में चेंज कर सकते हैं। तो ये अपना थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 7, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या होती है, इसको मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए किन चरों को प्रविष्ट किया जाता है? तो इसको कौन सा, तो इसको न्यूनता और आधिक्य पूरक चर इसमें प्रविष्ट किया जाता है मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए। मानक यानी लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो उसके अब कृत्रिम वेरिएबल जो है ना, वो अपन कब यूज़ करते हैं कि आ, आ, मतलब हम जब आधारी मैट्रिक्स बनाते हैं उसके लिए, कि आधारी मैट्रिक्स होना चाहिए उस तरीके के लिए। लेकिन ये पूछता है कि मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या चरों को प्रवेश कराना पड़ेगा। तो मानक के लिए हमें क्या, सिर्फ स्लैक और सरप्लस, स्लैक यानी न्यूनता पूरक और सरप्लस यानी आधिक्य पूरक। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर 8 है, आधारी सुसंगत हल अभ्रष्ट कहा जाता है यदि। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट हो। अनअपभ्रष्ट यानी सभी अशून्य हो, सभी आधारी चर अशून्य हो, तो इसके लिए तो अनअपभ्रष्ट होता है। और आधारी सुसंगत अभ्रष्ट है, यानी कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। तो याद रखने वाली बात हो गई कि आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट कब होता है, तो कम से कम एक आधारी चर शून्य होता है तब अपभ्रष्ट होता है। और बोला कि अनअपभ्रष्ट यानी सभी आधारी चर अशून्य हो, तो वो अपना अनअपभ्रष्ट हो जाता है। फिर देखिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या में यदि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय हो, तो रिक्त यानी कुछ नहीं, और रिक्त है तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। फिर ये वाला कि प्रारंभिक सिम्प्लेक्स सारणी निम्न है, एलपीपी की अपने को सिम्प्लेक्स सारणी क्वेश्चन में दे रखी है, ये कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है। और असत्य कथन क्या है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। अब माइनस मोस्ट जेड जे माइनस सी जे निकाल दिया था। मोस्ट जो नेगेटिव होती है उस कॉलम को अपन गोला कर देते हैं, और इस x2 को, इस वाले जो पूरे कॉलम्स के लिए क्या बोलते हैं कि ये प्रवेशी सदिश है। वाई x2 के लिए बोल देते हैं ये y2 आ रहा है, यानी x2 प्रवेशी सदिश है, ऐसा बोलते हैं। और फिर अपन क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। प्रवेशी सदिश वाली अपने को ये पूरा कॉलम मिल जाता था। उसके बाद अपन क्या करते थे, बी वाला और इसका y2 वाली जो पूरा कॉलम दे रखा है इसका रेशियो निकाल देते थे। 7/-1, 12/4, 10/3। तो 7/-1 यहाँ नेगेटिव है तो इसको तो निकालते भी नहीं थे, इसको छोड़ देते थे। और 12/4 और 10/3 का रेशियो निकाला था। तो ये अपने को जो अंडरलाइन कर रखा है ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, और अपने से पूछा प्रवेशी सदिश क्या होगी। तो अपन प्रवेशी सदिश निकाल रहे हैं, उससे अपन ने इसको राउंड किया। फिर अपना रेशियो निकाल रहे हैं, उस रेशियो में सबसे कम रेशियो 12/4 का आ रहा था। तो इसमें जो 4 होता है वो अपना जो रेशियो कम रेशियो आ रहा था, उसमें जो नीचे वाला हर होता है वो अपना मुख्य अवयव होता है, वही निकालना था। तो अपन ने ये 4 अपना क्या है, 4 अपना मुख्य अवयव है, जबकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुख्य अवयव 8 है, तो ये तो गलत बात होगी। अब अपगामी सदिश के लिए, कि अपगामी सदिश, तो जब हम रेशियो निकालते थे सबसे मिनिमम रेशियो आता था, उस वाली कॉलम को अपन क्या करते थे, तो गोला बनाते थे। तो ये किसके, ये हो रहा है x5 हो रहा है, तो x5 को क्या बोलेंगे, अपगामी सदिश। तो सिम्प्लेक्स में ये ध्यान रखना है, प्रवेशी सदिश यानी कौन सा कॉलम वाला हो रहा है, तो y2 वाला हो रहा है, यानी x2। तो ये प्रवेशी सदिश हो गया। और जो अपन रो कर रहे थे अंडरलाइन रेशियो निकाल करके, ये अपना अपगामी सदिश हो गया। और ये जो दोनों से क्रॉस में आ रहा था बीच में, ये अपना मुख्य अवयव हो गया। और ये बोलता है x4 x5 x6 के संगत सदिश का तस्मकाव्य, तस्मकाव्य वही इकाई मैट्रिक्स बनता है। तो y4 y5 y6 में देखो ये क्या बन रहा है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये इकाई मैट्रिक्स बन रहा है ना। तो y4 y5 y6 यानी x4 x5 x6 ये वाला, तो इसके संगत सदिश का तस्मक अवयव बनता है। तो ए बी डी ये सही बातें होगी, मुख्य अवयव 8 है, ये गलत बात है। तो असत्य कथन पूछा था, ये अपन ने निकाल दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोग्रामर समस्या आपको दे रखी है, प्रतिबंध की शर्त दे रखी है, तो z ये पूछा है। अब दो ही वेरिएबल है तो हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, अपना फर्स्ट जो प्रतिबंध दे रखा है सिर्फ प्रतिबंध का बनाते हैं ना, तो प्रतिबंध का हम इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, दूसरे प्रतिबंध के भी कोऑर्डिनेट निकाल करके रेखा प्रदर्शित कर देंगे।
और फिर रेखा को देखेंगे कि इसका जो क्षेत्र है वो किस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा, वो चेक करेंगे। तो 0 0 कोऑर्डिनेट रख करके इक्वेशन में रखेंगे। अब जैसे ये वाला अपना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, तो एक्स वाई की जगह 0 0 मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो 0 लेस देन है 6 से, तो सही बात है, यानी मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ इसका रीजन होगा, क्षेत्र होगा। तो ये जो लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू वाली लाइन है, तो इसका ये मूल बिंदु की तरफ कर दिया। और दूसरी वाली 2x प्लस 3y इसका भी मूल बिंदु की तरफ हो रहा था, तो वो भी कर दिया। चेक कर लिया पहले कि किस तरफ हो रहा है, मूल बिंदु की तरफ हो रहा है। और उसके बाद कॉमन रीजन निकालना है, और फिर बाद में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, तो ये आपने y इक्वल टू 3 की लाइन खींच दी, x इक्वल टू 3 की भी लाइन खींच दी। अब वही ग्रेटर देन बोल रहा था, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की कंडीशन थी, तो चेक करेंगे मूल बिंदु की तरफ होगा कि मूल बिंदु से दूर होगा। अब y है तो 0 है, और 0 3 से बड़ा होता है क्या? नहीं, गलत बात हो रही है, यानी मूल बिंदु से बाहर की तरफ। इसी तरह इसका भी चेक कर लिया। और फिर आपने साथ में आपको दे रखे लास्ट में, अब इनमें कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है? इसका बाहर जा रहा है, y इक्वल टू 3 का ऊपर जा रहा है, x इक्वल टू 3 वाली लाइन का बाहर जा रहा है क्षेत्र, इस तरीके से इसका ऊपर जा रहा है, और फिर इसका इधर बाहर की तरफ जा रहा है, और ये वाली लाइन ये बाहर की तरफ जाएगा, यानी इस वाली लाइन को भी ले लेगा, सॉरी ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो 3 3 वाला पॉइंट होगा ना, यही कॉमन पॉइंट होगा। इसके अलावा मतलब यही सब को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे क्षेत्रों के लिए यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें एक पॉइंट मिला 3 3, अब और एक पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट हमारा क्या है? न्यूनतम भी हो सकता है और अधिकतम भी हो सकता है इसका, कि z इक्वल टू 5x प्लस 7y में चेक करके देखेंगे अधिकतम न्यूनतम है, तो ये अधिकतम भी हो सकता है, क्योंकि एक ही पॉइंट मिला है, तो अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। तो ये 13 का 3 वाला हो जाएगा। फिर देखिए 15 वाला, इष्टतम और z इक्वल टू दे रखा है उद्देश्य फलन, फिर उसके बाद में प्रतिबंध दे दिया। इस रैखिक एलपीपी समस्या जो है, इससे z का मान प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा मान प्राप्त किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनें बनाएंगे, और जो अपना असमीका रूप में दे रखा है उसको अपन समीकरण रूप में लिख करके, और उसको ग्राफिकल मेथड में लाइन इनका शो करेंगे, इनका रीज़न निकालेंगे कि मूल बिंदु की तरफ है जो क्षेत्र, या मूल बिंदु से बाहर की तरफ है। फिर कॉमन रीज़न देखेंगे क्या आ रहा है। फिर ये x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये बोल रहा है कि अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से ये अपना जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये अपना कॉमन रीज़न आ गया। अब कॉमन रीज़न आ गया तो ये क्या होगा, इसके अंदर ये लाइनें जितनी आगे जाएगी, ये अपना क्या हो गया, अपरिबद्ध हो गया, अपरिबद्ध क्षेत्र हो गया। तो ये यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम का कह ही नहीं सकते कि मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि अपरिबद्ध है, पता नहीं क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल निम्निष्ट। तो इस एलपीपी समस्या का क्या हो जाएगा कि केवल निम्निष्ट होगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन छुटे हुए बीच के, वो लास्ट में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े अलग है, उनको हम लास्ट में देखेंगे। फिर अब ये देखिए x प्लस वाई प्लस 2z, और ये आपको दे रखा है के लिए आधारी हल है, वो भी दे दिया अपने को आधारी हल। और आधारी हल कैसे निकाला, वही z 0 रखा, x 0 रखा और y 0 से रखा है, एक अनाधारी चर मान लिया किसी एक को, और फिर x y की वैल्यू निकाल दी, तो ये अपने आधारी हल हो गए। अब कौन सुसंगत नहीं है, तो फर्स्ट वाला सुसंगत है, सेकंड वाला सुसंगत है, थर्ड वाला नेगेटिव हो गया, तो हमारा सुसंगत नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कौन सा सुसंगत है, तो केवल थर्ड वाला, यानी सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। फिर बाद में देखते हैं 17 क्वेश्चन, दो या दो से अधिक चरों वाली रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करने की व्यापक व क्रमिक विधि क्या है, तो सिंप्लेक्स मेथड है। 18वां देखते हैं, एलपीपी में कौन सा व्यरोध की प्रकृति बदलता है, व्यरोध यानी प्रतिबंध की प्रकृति बदलता है। तो आधिक्य और ये जो आधिक्य और न्यूनता पूरक चर होते हैं, वो तो अपन उद्देश्य फलन में जब
रखते हैं, और तो उनमें क्या होता है, उनका कॉस्ट हमेशा ज़ीरो रखा जाता है, लेकिन कृत्रिम का कॉस्ट ज़ीरो नहीं रखा जाता है, इसका माइनस एम कॉस्ट होता है। तो बोला कि कौन सा अपने प्रकृति बदलता है, ये हमारे कौन सा हो जाएगा, कृत्रिम चर हो जाएगा, कि कौन विरोध की प्रकृति बदलता है, तो ये हमारा कृत्रिम चर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, आरपीएससी में, लेक्चरर में, और कोई भोपाल के एग्ज़ाम में, इस तरीके से सारे आए हुए क्वेश्चन ही है ये। 20 क्वेश्चन देखते हैं। एलपीपी का कोई भी हल जो समस्या के अऋणात्मक प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है कहलाता है। तो अऋणात्मक प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है कि वही नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो उसको अपन क्या करते हैं, सुसंगत हल बोलते हैं। ऊपर देखा था आधारी हल सुसंगत हल में, तो इसका हमारे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। फिर देखिए 21, एलपीपी को ग्राफीय विधि से हल नहीं किया जा सकता यदि समस्या के अपरिबद्ध हल हो। कि अपरिबद्ध हल हो तो उसमें क्या होता है, मिनिमम, तो अभी ऊपर क्वेश्चन देखा था कि मिनिमम तो निकाल सकते हैं, पर मैक्सिमम पॉइंट का कुछ कह ही नहीं सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इष्टतम ये अपने को दे रखा है, और इसका क्या हल होगा पूछा है। तो सबसे पहले वही हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में शो करके फिर उसमें चेक करेंगे कि कैसा ग्राफ बन रहा है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, उसमें शायद अपरिबद्ध वाला आ रहा होगा, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा कि सिर्फ न्यूनतम निकाल सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए 32, एलपीपी अधिकतम कीजिए और आधारी हलों की संख्या होगी। तो इससे सिर्फ आधारी हलों की संख्या पूछी है। तो एक फॉर्मूला होता है आधारी हलों की संख्या कितनी होगी, तो एन सी एम, एन तो होता है चर, चर यानी x1 और x2 ही है इसमें, तो दो चर हो गए, और m यानी समीकरण। तो जो अपने प्रतिबंध दे रखे होते हैं वो वाली समीकरण ये असमीकरण रूप में होती है, इसको समीकरण फॉर्म में लिखे तो एक और दो समीकरण ही बन रही है। तो दो चर और दो समीकरण बन रही है, यानी 2c2 यानी 1 हो गया। तो इससे हम क्या हो जाएगा, कितने आधारी हलों की संख्या क्या है, एक है, तो एक तो ऑप्शन में है ही नहीं है, फोर्थ वाला हो जाएगा कोई नहीं। फिर है एक एलपीपी समस्या में सुसंगत क्षेत्र हमेशा होता है। तो एलपीपी समस्या में जो सुसंगत क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है, वो इस तरीके से, जैसे ये है, ये अपनी कोई रेखाएं हैं, फिर इसका कॉमन रीजन निकाला, ये इस तरीके से ये कॉमन रीजन आ रहा है, तो इसको सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। अब सुसंगत क्षेत्र होता है तो इसमें ये कॉन्वेक्स सेट का आ गया, कॉन्वेक्स सेट हम नेक्स्ट ये एलपीपी का दूसरा वाला वीडियो देखेंगे एक और, उसके बाद में हम कॉन्वेक्स सेट के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी आएगा ये। अब ये जो अपना सुसंगत क्षेत्र है ना, कॉन्वेक्स सेट का मतलब होता है कि कोई भी उस क्षेत्र के अंदर कोई भी शेप बना हुआ है, उसके अंदर दो पॉइंट है, उसको मिलाएं, अगर वो अंदर उस क्षेत्र के अंदर ही रहती है, उस जो भी आपने शेप बनाया उसके अंदर ही अगर वो दोनों बिंदु से मिलाने वाली रेख अंदर से ही जाती है, तो उसे कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं। अब जैसे हमने इस तरीके से बनाया, अब इसके दो पॉइंट ले लिए इसके ऊपर ही, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, तो ये तो शेप से ही बाहर जा रही है, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये वाला शेप इस तरीके से होता है। तो सुसंगत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, एक कॉन्वेक्स सेट होता है, एक अमुक समुच्चय होता है। अभी हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।